हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डीपी रितेश है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। ये रहे हमारे बायोमोलिक्यूल्स। ये देखिए, कुछ देखने में इस प्रकार के दिखाई देते हैं बायोमोलिक्यूल्स। हम आज जानेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में कि ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनका एनालिसिस कैसे कैसे किया जाता है। तो वही सब हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहले होते हैं हमारे बायोमोलिक्यूल्स। क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स? बेसिकली ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। और ये जितने भी, हाँ गाइस, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो सब में हमें बायोमोलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। ये हमारे बैक्टीरिया होती है, प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, फंजाई होती है, इन सब में बायोमोलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। और ये बायोमोलिक्यूल्स बने किससे होते हैं? तो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन्हीं सब चीजों से मिलके बने होते हैं। और ये जो बायोमोलिक्यूल्स में जो हमारे कार्बन, हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही नहीं पाए जाते, बल्कि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। लेकिन हमारा जो कार्बन और हाइड्रोजन जो है अबंडेंट मात्रा में जो पाए जाते हैं वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताई गई है कि बायोमोलिक्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं। मेजर कंपोनेंट की बात करें तो हमारे बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होती हैं और लिपिड्स होते हैं। अब इनके बारे में भी हम आगे देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें देख रहे हैं। तो ये आ गया हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। और इनका जो एग्जाम्पल होता है वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और स्टार्च होता है। और ये जो हमारे धरती पे जितने भी बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, सबसे अबंडेंट मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में जो बायोमोलिक्यूल पाया जाता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट ही है और कुछ नहीं है, बस हमारा कार्बोहाइड्रेट ही है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स भी क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स ही है। प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और यही प्रोटीन हमारा जैसे जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से कभी एंजाइम्स की तरह वर्क करते हैं, कभी प्रोटीन की तरह बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं, कभी हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, तो कभी कभी ये एंटीबॉडीज की तरह भी काम कर देखने को मिला है कि एंटीबॉडीज की तरह भी काम करते हैं। फिर हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड भी क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड भी हमारा बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ही आता है। बेसिकली ये न्यूक्लिक एसिड करते क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं। ये हो गए बच्चों हमारे न्यूक्लिक एसिड। अब आपको पता होगा कि डीएनए और आरएनए ये क्या होते हैं? हमारे जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने वाले होते हैं। और ये दोनों किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड से ही मिलकर बने होते हैं। आगे चलते हैं। अब पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं कि बेसिकली दो तरह से देख सकते हैं। एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स के तौर पे देखा जा सकता है और दूसरा हम इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स के तौर पे देख सकते हैं। ये रहे, एक हो गया ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल और दूसरा इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। अब आगे हम इन्हीं के बारे में देखते हैं। तो एक हो गया ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, ऑल ऑफ दीज आर built अराउंड द कार्बन एटम एंड are the essential for a various biological function within the cell। जो एक सेल के अंदर जितने भी एसेंशियल फंक्शन होते हैं लाइफ को बनाए रखने के लिए, वो सब क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। और ये कार्बन और हाइड्रोजन की क्या होती है? ये मतलब कि ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल कार्बन हाइड्रोजन से ही क्या होते हैं? बिल्ड होते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनका एग्जाम्पल है, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल देख लें तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड्स है और डीएनए और आरएनए। मतलब न्यूक्लिक एसिड मतलब कि डीएनए और आरएनए ही होता है। हमको पता ही है कि अभी ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में जब प्रोटीन आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, लिपिड आ रहा है, न्यूक्लिक एसिड्स आ रहे हैं, तो अब पूरा जीवन इन्हीं पे तो डिपेंडेंट है। अब जो इस जनरेशन में जो भी आपके पास मतलब कि गुण है वो इन्हीं के द्वारा अगले जनरेशन में ले जाया जाता है। प्रोटीन आपके बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये सब क्या होता है? तो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स है। और ये एसेंशियल फंक्शंस हमारे बॉडी पे परफॉर्म करने के लिए इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स की। ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उनको भी देखते हैं। इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, any molecule that does not contain carbon hydrogen bond and is essential for biological process is considered as an inorganic molecule। ये वो क्या होता है? ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल हमारा क्या है? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो हैं
लेकिन वो हमारे लिए एसेंशियल तो है। और जिनके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ना होने के बाद भी वो भी हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए मतलब लाइफ के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। उनको हम इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स के तौर पे देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के हमारे सॉल्ट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें जो होती हैं वो भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल ना होकर वो इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स के अंडर कंसिडर की जाती है। फिर हम, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि केमिकल एनालिसिस और ये सब के बारे में, तो हम केमिकल एनालिसिस कैसे किया जाता है उसके बारे में हम देखते हैं। केमिकल एनालिसिस क्यों किया जाता है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें, ऑर्गेनिक क्या मटेरियल है, इनऑर्गेनिक कौन सा मटेरियल है, उसके बारे में हम जानने के लिए केमिकल एनालिसिस किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि कोई लिविंग टिश्यू ले लिया, लिवर सेल हो सकता है या कुछ भी मतलब कि लिया, लिवर सेल हो गया, कोई पत्ती हो गई, या तो कोई पत्ती हो सकती है या तो कोई लिवर सेल हो सकता है। उसको लिया जाता है और उसको क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है। ठीक, क्या किया हमने, ग्राइंड किया। जैसे मिक्सर ग्राइंडर में हम कुछ ग्राइंड करते हैं वैसे ही क्या करना है, लेकिन वो मिक्सर ग्राइंडर में नहीं किया जाता है, किसी और तरीके से किया जाता है। उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करने के बाद क्या करेंगे कि हम उसको, जैसे कि हम चाय छानते हैं तो ऊपर हमारा कुछ बचता है, नीचे कुछ चला जाता है, तो उसी तरह क्या करेंगे, इसको हम छान लेते हैं। ये हो गया हमारा एक कंटेनर है, इसमें हम इसमें कपड़ा उपड़ा लगा के या छन्नी ही मान के चलो, तो छन्नी लगा के हम इसको छान देंगे। तो छानने के बाद जैसे चाय पत्ती ऊपर बचती है, वैसे ही जो हमने लिवर से लिया, इस पत्ती लिया, मानिए कि पत्ती या लिवर से जो भी लिया, उसको हमने पीसा। पीसने के बाद लुगदी के तरीके से बनेगा, उसमें से कुछ जूस टाइप में होगा और कुछ मतलब कि बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे जो छन्नी के ऊपर ही, यहाँ ऊपर में दिखाई देंगे। तो वो हो जाएंगे रिटेंटेट। जो ऊपर दिखाई देंगे उसको क्या बोल देंगे, हम रिटेंटेट बोल देंगे। और जो हमारा नीचे चले जाएंगे, यहाँ तली में आ जाएंगे, उनको हम फिल्टरेट बोलते हैं। जो फिल्टरेट होता है वो क्या होता है, एसिड सॉल्युबल होता है। और जो रिटेंटेट होता है उसे हम एसिड इनसॉल्युबल बोलते हैं। आगे चल के देखते हैं फिल्टरेट। अब फिल्टरेशन हमने कर दिया, छान दिया, उसमें से हमने एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल के बारे में देखा, जिससे एसिड सॉल्युबल को हमने फिल्टरेट बोला और एसिड इनसॉल्युबल को हमने रिटेंटेट बोला। अब इनके साइज की बात करें तो एसिड सॉल्युबल्स जो होते हैं 80 डाल्टन से 800 डाल्टन तक होते हैं। तो वहीं एसिड इनसॉल्युबल जो होते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल है, जो छन्नी के ऊपर हमें जो दिखाई दे रहे थे, उनका उनका शेप क्या है, ज्यादा है, मोर देन 1000 डाल्टन होता है। अब ये छोटे हैं और ये हमारे नीचे चले जाए, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि ज्यादा छोटे हैं एज कंपेयर टू ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल हो गए। अब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के एग्जांपल देखें तो पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है। तो ये क्या होते हैं, ये है शुगर, अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स। और यही क्या होते हैं, यही जब शुगर चेन फॉर्म करेगा तो पॉलीसेकेराइड बनाएगा, अमीनो एसिड जब चेन फॉर्म करेंगे तो प्रोटीन्स बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के प्रोटीन बना लेंगे, न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए डीएनए, वो बनाएंगे। अब हमारा एक एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है, जैसे लिपिड। लिपिड क्या होता है, लिपिड तो है माइक्रो मॉलिक्यूल, एसिड सॉल्युबल है। क्या होता है, लिपिड हमारे एसिड में सॉल्युबल हो जाता है, परंतु ये हमें देखने को मिलेगा रिटेंटेट में, जो छन्नी वाला हिस्सा था जिसमें हमने छाना था। अगर वहां पे लिपिड है तो लिपिड हमें ऊपर ही देखने को मिलेगा, वो नीचे नहीं जाएगा। लेकिन उसको एसिड में क्या करेंगे, अगर सॉल्युबल कर घोलने की कोशिश करें तो एसिड में घुल जाता है। इसलिए ये एक्सेप्शन है, पाया जाएगा रिटेंटेट में, लेकिन है ये एसिड सॉल्युबल। तो ये क्या एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन होते रहते हैं ऐसे ही, उसी में से एक ये भी है। अब हम सेलुलर कंपोजिशन ऑफ द लिविंग सेल्स की बात करते हैं कि लिविंग सेल का सेलुलर कंपोजिशन क्या होता है। ये देखिए, पानी कितना होता है, प्रोटीन की क्या रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और आयंस, ये सारी चीजें क्या होती है हमारे सेलुलर कंपोजिशन में देखने को मिलती है। तो सबको बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि हमारा शरीर पानी से बना है, पानी से बना है। इसी तरह यहाँ पे भी देखिए, पानी कितना है, 70 से 90% तक क्या है हमारे अंदर, सेल के अंदर पानी ही पानी है। उसके बाद प्रोटीन, जो जिम जाते हैं भाई उनसे पूछिए प्रोटीन क्या उनके लिए अहमियत रखता है। 10 से 15% तक क्या होता है, प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है। जो जिम जाएंगे उनके लिए थोड़ा रिक्वायरमेंट इसकी बढ़ भी सकती है। फिर कार्बोहाइड्रेट, अब दिन भर कुछ करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो कार्बोहाइड्रेट हमें 3% देखने को मिलता है। वहीं लिपिड की बात करें तो लिपिड भी 2% चाहिए। न्यूक्लिक एसिड भी 2%, और बहुत सारे आयंस देखने को मिलते हैं,
वो भी हमारे क्या है, वो 1%, वो भी चाहिए होते हैं। तो हम एस एनालिसिस, जैसे हमने केमिकल एनालिसिस कर लिया लिवर सेल का, लिवर के, वैसे ही अब हम एस एनालिसिस करेंगे। एस एनालिसिस करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का टिश्यू ले लिया जिसका हमें एस एनालिसिस करना है, उसका मतलब कि जब वो गीला है, वेट वेट, उसका गीले पर कितना वजन है, फिर हमने उसको सुखाया, सुखाने के बाद उसका वजन किया, सूखे हुए का वजन, फिर हम क्या करते हैं, उसको आग में जला देते हैं, आग में जला दिया या मतलब कि उसको जला देते हैं। जलाने के बाद क्या मिलेगा, उसमें जो भी हमारा पानी होगा, गैसेस होगी या कुछ भी होगा, जो भी उसमें मॉइस्चर होगा, वो सब क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। उड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, राख मिलेगी। जैसे हमने केमिकल एनालिसिस किया तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, वहां पे ऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिले थे, वहां पे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें मिली थी। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो हम केमिकल एनालिसिस करेंगे तो हमें ऑर्गेनिक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। जब हम एस एनालिसिस करेंगे तो हमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसे क्या होती हैं, एस एनालिसिस में हमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं। तो पहले हम देखते हैं मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स है क्या, तो मेटाबोलाइट मेटाबॉलिज्म से ही आया हुआ है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है शरीर की कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक क्रिया, ठीक, जो भी हमारे शरीर की सेल्स हैं उसके अंदर जो भी रासायनिक क्रिया चल रही होती है, जैसे कि भोजन है, भोजन को तोड़ के एनर्जी के रूप में बनाना, तो उसी से क्या बनते हैं हमारे, जब भोजन को तोड़ा गया उससे एनर्जी बनाई गई, तो हमारे ये दो तरीके से बनते हैं, और इसी को बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। ये क्या हो गए हमारे, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है। इसको क्या कर दिया, एक हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो गया, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गया। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, जो जीवों के, ठीक, जो जीवों के ग्रोथ और डेवलपमेंट में सीधे तौर पर शामिल होते हैं, ठीक, तो उन्हें क्या बोल दिया जाता है, उन्हें हम प्राइमरी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। और वो मेटाबोलाइट्स जो हमारे क्या होते हैं, नो डायरेक्ट फंक्शन इन ग्रोथ इन डेवलपमेंट, ऐसे मेटाबोलाइट्स जो जीवों के ग्रोथ और डेवलपमेंट में सीधे तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोल देते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गए। और ये होता है जैसे कि हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर देखिए फोटोसिंथेसिस होता है, देखिए फोटोसिंथेसिस कितना इंपॉर्टेंट है, रिस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारी चीजें क्या होती है, सब प्राइमरी मेटाबोलाइट, जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या क्या हो रहा है, सीधे सीधे डेवलपमेंट, और ये सारी चीजें क्या हो रहा है, ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में सीधे तरीके से इन्वॉल्व है। और कुछ वैसे भी होते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सीधे तरीके से नहीं इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। और जो चीजें डायरेक्ट हमारे लिए इन्वॉल्व हो रही हैं तो उन्हें हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। अब सेकेंडरी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का एग्जांपल हमने पीछे देख लिया, अब यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल देखें। जैसे कि क्या हो गया, पिगमेंट्स हो गए, पिगमेंट्स कैरोटेनॉइड, एंथोसाइनिन हो गया, ये सब पिगमेंट्स होते हैं। एल्केलॉइड्स की देखो तो मॉर्फिन हो गया, कोडनिन हो गया। टर्पेनॉइड्स देखे तो मोनोटर्पिन्स हो गया, और एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल आता है। ये सब क्या है, ये है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का मतलब अभी हमने आपको बताया कि ये डायरेक्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंस रोल नहीं प्ले करते हैं, लेकिन फिर भी इनका क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। बस बच्चों, यही था हमारा बायोमोलिक्यूल्स। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अगला लेक्चर जल्द ही आएगा।